खेल के मैदान से आ रही है। टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहले ही दिन पदक हासिल हुआ है, तो अच्छी खबर है टोक्यो ओलंपिक से भारत के लिए। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है और वेट लिफ्टिंग के 49 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल मीराबाई चानू ने हासिल किया है। तो ये इस वक्त की बड़ी और अच्छी खबर। टोक्यो ओलंपिक में भारत का कमाल पहले ही दिन देखने को मिला। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है। वेट लिफ्टिंग के 49 किलोग्राम कैटेगरी में उन्होंने रजत पदक हासिल किया है, सिल्वर मेडल हासिल किया है। तो वेट लिफ्टिंग का 49 किलोग्राम कैटेगरी का जो ये मेडल है वो मीराबाई चानू ने हासिल कर लिया है। तो पहला पदक भारत के नाम। 2021 टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल भारत को मिल गया है और यहां से खाता खुल गया है। जो टैली होती है उसमें सिल्वर मेडल के साथ भारत ने आगाज कर लिया है। टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहले ही दिन पदक हासिल हो गया है। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है। तो 2018 कॉमनवेल्थ खेल में गोल्ड मेडल उन्होंने जीता था और 2017 के वर्ल्ड चैंपियन में भी गोल्ड मेडल उन्होंने हासिल किया था और रजत पदक जीतने पर देखिए प्रधानमंत्री ने बधाई दी है। उन्होंने लिखा, इससे सुखद शुरुआत नहीं हो सकती। मीराबाई चानू का शानदार प्रदर्शन भारोत्तोलन में रजत पदक, उनकी सफलता हर भारतीय को प्रेरित करती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। हैशटैग चीयर फॉर इंडिया टोक्यो 2021 उन्होंने लिखा है। तो 2000 टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल हासिल किया है मीराबाई चानू ने। इससे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और एशियाई चैंपियनशिप में ब्रोंज मेडल उन्होंने 2021 में हासिल किया था और टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो एक और उनके खाते में उपलब्धि जुड़ गई है। अविनाश, टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो पहले ही दिन अच्छी खबर आ गई है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके बधाई दी है। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली मीराबाई चानू पहली भारतीय महिला बनी है। इन्होंने वेट लिफ्टिंग में ये पदक जीता है और भारत के लिए काफी अच्छी खबर है क्योंकि आज ओलंपिक का पहला दिन था और पहले ही दिन में खेल की प्रतिस्पर्धाओं में अगर बात करें तो जिस तरीके से भाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए रजत पदक जीता है वो वाकई में गौरव की बात है और काफी खिलाड़ियों से उम्मीद भी है कि वो और भी पदक भारत के लिए जीतेंगे। अगर देखिए अब तक भारत का जो रिकॉर्ड रहा है वो 6 ओलंपिक पदक जीतने का रिकॉर्ड रहा है जो कि लंदन ओलंपिक में भारत ने जीता था। तो उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार भारत ये रिकॉर्ड टूटेगा और उससे ज्यादा मेडल जीत कर आएंगे क्योंकि मीराबाई चानू पहली भारतीय बनी है जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में ये कारनामा करके दिखाया है और रजत पदक जीत हासिल की है। ऐसे में देश भर में तमाम तरीके से लोग उत्साह मना रहे हैं क्योंकि एक महिला भी है और ऊपर से वेट लिफ्टिंग में पहली बार इस तरीके का मेडल उन्होंने जीता है। तो जाहिर तौर से बात है कि इससे और खिलाड़ियों को उम्मीद बनेगी और खिलाड़ी भी ज्यादा से ज्यादा मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन करेंगे। शुक्रिया अविनाश आपका जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए। तो वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है और इसी के साथ टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने की शुरुआत हो चुकी है। हिंदुस्तान का खाता खुल गया है और जैसा कि अविनाश ने बताया कि अब तक लंदन ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल भारत ने 6 जीते हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि पहले ही दिन शानदार प्रदर्शन रहा है तो इस बार एक नया रिकॉर्ड भारत बनाएगा। और खेल के बाद अब करते हैं सियासी खेल की बात। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, इस बार विधानसभा चुनाव में दिग्गजों पर दांव लगाएगी भारतीय जनता पार्टी। सीएम योगी के विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, मंत्री महेंद्र सिंह को भी विधानसभा चुनाव लड़वाया जा सकता है। और अभी की बात करें अगर हम तो विधान परिषद के सदस्य हैं डिप्टी सीएम और तमाम मंत्री। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह आ रही है कि जितने भी बड़े चेहरे हैं इन पर बीजेपी दांव लगाएगी और इस बार विधानसभा चुनाव में दिग्गजों पर दांव भाजपा लगाएगी। सीएम योगी के विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, मंत्री महेंद्र सिंह को भी विधानसभा चुनाव लड़वाया जा सकता है। और अभी अगर हम बात करें वर्तमान स्थितियों की तो ये सभी लोग विधान परिषद के सदस्य हैं। कई मंत्रियों को भी चुनाव लड़ाने की तैयारी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा के भी चुनाव लड़ने की चर्चा है। अभी विधान परिषद के सदस्य हैं सीएम, डिप्टी सीएम और कई प्रदेश के मंत्री। शैलेश हमारे साथ जुड़ गए। शैलेश, ये जो चुनावी रणनीतियां चल रही हैं
इसको लेकर ये बड़ी खबर है कि जितने बड़े बड़े चेहरे हैं ये इस बार विधान परिषद के जरिए न जाकर जनता के बीच नजर आ सकते हैं चुनाव लड़ते हुए। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से अगर हम पिछले कुछ समय से देखें तो पार्टी की जो बैठकें लगातार चल रही थी तो सूत्रों के अनुसार ये चीजें आ रही हैं कि पार्टी की इन बैठकों में ये तय हुआ है कि जो दिग्गज है, जो पार्टी के चेहरे हैं, उनको चुनाव लड़ाया जाए, उनको मैदान में उतारा जाए। अगर देखिए हम पहले देखें तो सीएम योगी इस समय जो है वो विधान परिषद से सदस्य है। इससे पहले वो लोकसभा चुनाव लड़ते रहे और लगातार जीत हासिल करते रहे। इसी तरह से अगर हम बात करें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तो वो भी सांसद रह चुके हैं। तो इस तरह से वो लोग ऐसे चेहरे हैं जो जनता के बीच में चुनाव लड़कर सीट जीत चुके, यानी जिताऊ चेहरा अगर कहा जाए तो गलत नहीं है। इसके बाद अगर देखिए तो जिस तरह से डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा वो लखनऊ से लगातार 2 टर्म मेयर का चुनाव जीत चुके हैं। ये वो चेहरे हैं जो जनता के बीच में रहे हैं, पहले से चुनाव लड़े हैं। पार्टी का ये मानना है कहीं ना कहीं कि अगर इन चेहरों को, इन सीनियर लीडर्स को लेकर पार्टी जनता के बीच जाएगी तो उससे कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने में और फायदा मिलेगा, इसका चुनाव में पूरी तरह से फायदा मिलेगा और पार्टी जो है वो और आक्रामक होकर चुनाव लड़ पाएगी। जनता में एक अच्छा मैसेज जाएगा। अभी अगर हम बात करें तो जिन चेहरों की हम बात कर रहे हैं जिस तरह से, तो पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है स्वतंत्र देव सिंह, वो इस समय विधान परिषद से सदस्य है। जब वो मंत्री थे तब भी विधान परिषद के माध्यम से वो थे। इसके बाद अगर बात करिए महेंद्र सिंह की जो जल शक्ति मंत्री है वो भी एमएलसी हैं। इसी तरह दोनों डिप्टी सीएम जो है वो विधान परिषद से हैं, मुख्यमंत्री विधान परिषद से हैं। अब इन सब चेहरों को जनता के बीच ले जाना, चुनाव लड़वाना, इसके ऊपर मंथन चल रहा है। तो की माने तो जल्द इसके ऊपर कई और चीजें स्पष्ट होकर सामने आ जाएंगी। कुल मिलाकर कह सकते हैं 2022 को लेकर भाजपा जो है वो अपनी जो तैयारी कर रही है, जिस तरह से वो पूरी तरह से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। लगातार जिस तरह से अभी हमने देखा कि दिल्ली में बैठकों का दौर चला, लखनऊ में बैठकों का दौर चला, राष्ट्रीय स्तर के नेता जो राष्ट्रीय महासचिव है संगठन के पीएल संतोष वो लखनऊ में आए, उन्होंने बैठकें की। 5-5 घंटे ऐसी बैठक चली जिसमें मुख्यमंत्री खुद शामिल हुए। अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से पार्टी जो है वो पूरी तरह से पूरे जोश शोर के साथ इसमें जुटी हुई है। इस समय चुनाव की तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। कैसे सभी वर्ग का वोट बैंक जो है पार्टी के साथ हो, इसके ऊपर फोकस है। अगर देखिए सीटों की बात की जाए कौन कहां से चुनाव लड़ सकता है, तो देखिए डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा की अगर बात की जाए तो लखनऊ से उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है, जो परिस्थितियां हैं। इसके बाद अगर मुख्यमंत्री योगी की बात की जाए तो देखिए गोरखपुर क्योंकि उनका संसदीय क्षेत्र रहा है, ऐसे में संभव वहां से चुनाव लड़ाया जाए। और एक संभावना ये भी बनती दिख रही है, चर्चा में है कि अयोध्या से भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। हालांकि ये स्थिति जो है ये तो आने वाले समय में ही स्पष्ट होगी। इसी तरह अगर हम बात करते हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की, तो वो प्रयागराज से वहां से उनको चुनाव लड़वाया जा सकता है। बहरहाल चीजें जो है अभी सूत्रों से सामने है, जल्द स्थिति और स्पष्ट होगी। इस बारे में हमने भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है स्वतंत्र देव सिंह से भी आज बात की, तो उन्होंने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया। देखिए जवाब ना देने की 2 चीजें हैं। पहला, उन्होंने जवाब नहीं दिया, दूसरा खंडन भी नहीं किया, यानी ये माना जा सकता है। देखिए बिल्कुल, लेकिन शैलेश सवाल ये भी है कि ये जो बड़े बड़े चेहरे हैं जिन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इस वक्त संभाल रखी है, विधान परिषद एक बहुत सेफ रास्ता होता है, उसके जरिए पहुंचते हैं। लेकिन अगर चुनाव में उतरना पड़ा तो ये एक साख की बात होती है। जीतना इनके लिए बहुत मुश्किल बात नहीं है, लेकिन जीतने का मार्जिन बहुत बड़ा रहे इसका दबाव जरूर रहेगा इनके ऊपर। बिल्कुल आपने सही कहा अवधेश, और यही वजह है कि पार्टी भी अगर चेहरे को उतारेगी तो सब बातों को ध्यान में रखे कि वो कैंडिडेट कितना जिता हुआ है। देखिए ऐसे सदस्य तो बहुत है विधान परिषद के, लेकिन सबको नहीं उतारा जाएगा। पार्टी उन चेहरों का चयन करके उतारेगी जिनके ऊपर पूरा भरोसा है पार्टी को कि वो एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं चुनाव में, जो पार्टी को एक अच्छी जीत दिलाने में काम कर सकते हैं। उन्हीं चेहरों के ऊपर पार्टी दांव लगाएगी, उन्हीं को लेकर रणनीति अपनी तैयार कर रही है पार्टी, यही वजह है। और दूसरी चीज देखिए, अगर मान लीजिए कोई ऐसा चेहरा है जो आज विधान परिषद के माध्यम से लेकिन अगर चुनाव लड़ने जाता है और जीतने योग्य नहीं है, पार्टी चाहती भी नहीं है उन चेहरों को जो चुनाव में जीत ना दिला सके। पार्टी हमेशा से, आप अगर भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी देखें तो हमेशा उन चेहरों के ऊपर दांव खेलती है जिनसे पूरी उम्मीद हो कि वो चाहे जातिगत समीकरण हो चाहे क्षेत्रीय समीकरण हो, हर तरह से वो पार्टी को मजबूत करे, पार्टी को जीत दिला सके। तमाम समीकरणों पर ध्यान दिया जाएगा। और लेकिन ये वाकई एक महत्वपूर्ण और बड़ी खबर है कि बड़े बड़े चेहरे, चाहे हम सीएम की बात करें, डिप्टी सीएम की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, वो विधानसभा चुनाव में उतर सकते हैं, सीधे तौर से जनता से वोट मांगते हुए दिख सकते हैं। शुक्रिया आपका शैलेश, जानकारी के लिए, अपडेट के लिए।
और पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के राज्यपाल रहे कल्याण सिंह की तबीयत पहले की तरह ही बनी हुई है। लखनऊ के एसजीपीजीआई में भर्ती कल्याण सिंह की तबीयत पर डॉक्टर्स की टीम लगातार निगरानी बनाए हुए है। उन्हें सांस लेने में तकलीफ है, लिहाजा क्रिटिकल केयर मेडिसिन, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी और कार्डियोलॉजी विभाग के वरिष्ठ चिकित्सकों की देखरेख में है। तबीयत में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं है, चिंताएं बनी हुई हैं और सांस लेने में तकलीफ है और स्थिति गंभीर है। आप इसे समझ सकते हैं कि कई जो विभाग हैं वो एक साथ उनकी तबीयत पर नज़र बनाए हुए हैं और उनका इलाज एसजीपीजीआई में चल रहा है। देश के तमाम बड़े नेताओं से मिलने पहुंच चुके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कई बार उनका हालचाल जानने पहुंच चुके हैं। और बड़ी खबर प्रतापगढ़ से है। बाइक सवार युवक को थप्पड़ मारना शख्स को भारी पड़ गया। भीड़ ने शख्स को बुरी तरीके से पीट दिया। पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। शख्स ने बाइक सवार को थप्पड़ मारा था। तो प्रतापगढ़ में एक बाइक सवार को युवक ने थप्पड़ मार दिया, लेकिन वो उसके लिए बहुत भारी पड़ गया। भीड़ ने शख्स को बुरी तरीके से पीटा, जमकर धुनाई की और वो वीडियो वायरल हो रहा है। आप देखिए, एक बाइक सवार था, उसको एक व्यक्ति ने थप्पड़ मार दिया, लेकिन भीड़ ने उसको पकड़कर जमकर पीट दिया। देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक बाइक सवार को पहले व्यक्ति ने थप्पड़ मारा और उसके बाद फिर जब भीड़ भड़की तो उसने थप्पड़ मारने वाले की भी जो हेकड़ी थी उसको वहीं पर हवा कर दिया, जमकर पीटा गया और सारी गुंडागर्दी रफू चक्कर हो गई। तो देखिए, यही वो शख्स है जिसकी धुनाई हो रही है। इसने एक बाइक सवार को थप्पड़ मार दिया था। ये देखिए, पहले थप्पड़ मारा, ये सीन नंबर 1 है। और सीन नंबर 2 में देखिएगा कि जो गुंडागर्दी पे उतरे हुए हैं वो कैसे भागते हुए नजर आएंगे और भीड़ ने जमकर खिदमत की इनकी। हालांकि कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, डायल 112 है, पुलिस को बुलाकर ऐसे लोगों को पुलिस के हाथ में सौंप देना ज़्यादा बेहतर रहता है। लेकिन यहाँ पर भीड़ ने ही व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया और थप्पड़ मारने वाले शख्स की जमकर पिटाई की। सहारनपुर में एक महिला से आए दिन होने वाली छेड़खानी से परेशान होकर मनचले की जमकर धुनाई कर दी। युवक को महिला ने जमकर थप्पड़ मारे और पिटाई का ये वीडियो वायरल हो गया। पैदा करके डाल रखे तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? माँ बहन नहीं है क्या घर में? बता जल्दी मुझे। थप्पड़ पर थप्पड़ पड़ रहे हैं। इस युवक को ये महिला सरेराह पीट रही है और ये बार बार हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है। आखिर क्यों सड़क पर ये हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है? तो आपको बता दें कि वीडियो सहारनपुर का है और मामला थाना फतेहपुर क्षेत्र का है। बाप जो है ऐसी औलाद पैदा करके क्यों डाल रहे हैं? घर में माँ बहने नहीं है इनके? मार खाने वाला युवक अपनी करतूत की सजा पा रहा है। यहाँ इस मनचले ने महिला से छेड़खानी की और इसका ये किस्सा किसी एक दिन का नहीं बल्कि महिला का आरोप है कि ये युवक आए दिन उसके साथ छेड़खानी कर रहा था। अब आजिज आकर महिला के सब्र का बांध टूट गया और उसने लोगों की मौजूदगी में इस मनचले को सबक सिखा दिया। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सहारनपुर से मुकेश गुप्ता की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बरेली जेल में बंद आजमगढ़ की माफिया अखंड सिंह की संपत्ति कुर्क की गई है। पुलिस ने 1,81,97,000 रुपए की संपत्ति को कुर्क किया है। कलेक्टर राजेश कुमार के निर्देश पर एक कार्रवाई हुई। तरवा थाना क्षेत्र के जमुआ गांव निवासी अखंड प्रताप सिंह बीते महीने लखनऊ में मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहना के पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख अजीत सिंह की हुई हत्या के बाद सुर्खियों में आया था।
हालांकि वाराणसी के ट्रांसपोर्टर की हत्या के मामले में नाम सामने आने पर भी इसकी दहशत लोगों में बढ़ी थी। ट्रांसपोर्टर की हत्या में ही अखंड सलाखों के पीछे पहुंचा था, तो अभी तक बाहर नहीं आ पाया। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में अखंड प्रताप सिंह की जरायम से कमाई अवैध संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया। कुख्यात गैंगस्टर अखंड प्रताप सिंह और उसकी पत्नी वंदना सिंह के नाम की अपराध जगत से अर्जित संपत्ति की कुर्की के आदेश जिलाधिकारी महोदय द्वारा किए गए थे और इसकी जब्तीकरण की कार्रवाई कल राजस्व अधिकारीगण द्वारा और पुलिस के अधिकारियों द्वारा ग्राम नदवा और जमुआ में की गई। इस जब्त की गई कुल संपत्ति की कीमत लगभग 1 करोड़ 88 लाख। जौनपुर में प्रभारी मंत्री उपेंद्र तिवारी महाराजगंज सीएचसी का निरीक्षण कर रहे थे, लेकिन इसी बीच बिजली गुल हो गई। काफी देर तक जब लाइट नहीं आई तो मंत्री जी को मोबाइल की फ्लैश लाइट की रोशनी से ही काम चलाना पड़ा। ये दो तस्वीरें देखिए और यहाँ क्या हुआ वो समझने की कोशिश कीजिए। वैसे तो दावा किया जाता है कि यूपी में कई जगह 24 घंटे बिजली सप्लाई की जाती है, लेकिन जौनपुर में प्रभारी मंत्री उपेंद्र तिवारी को ही इलेक्ट्रिसिटी कट का सामना करना पड़ गया। वो भी तब जब वो महाराजगंज सीएचसी का निरीक्षण करने पहुंचे थे और बिजली के चमचमाते बल्ब के ठंडा पड़ जाने पर मोबाइल की फ्लैश लाइट का सहारा लेना पड़ गया। दरअसल पूरा मामला यह है कि प्रभारी मंत्री उपेंद्र तिवारी अपने जिले में निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कई ब्लॉक और तहसीलों का निरीक्षण किया, लोगों की समस्याओं को भी सुना और इसके बाद जब वो महाराजगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हेल्थ व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे, अधिकारियों से जानकारी ले रहे थे तो अचानक बिजली चली गई। इस दौरान काफी देर तक जब लाइट का इंतजार करने पर भी अंधेरा कायम रहा तो मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर ही प्रभारी मंत्री को काम चलाना पड़ा। प्रभारी मंत्री उपेंद्र तिवारी के साथ इस दौरान राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव और बदलापुर विधायक रमेश चंद्र मिश्र समेत कई नेता और अधिकारी मौजूद थे। हालांकि प्रभारी मंत्री और सभी लोगों ने बिजली नहीं होने के बावजूद जन सुनवाई की। उनकी ये कोशिश भी तारीफ के काबिल है। जौनपुर से जावेद अहमद की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देखा आपने बिजली की व्यवस्था क्या है और उसकी असल तस्वीर क्या है, क्योंकि मंत्री जी निरीक्षण पर थे, लाइट कट गई। शायद वो निरीक्षण पर नहीं होते तो ये कोई मानता भी नहीं, दावे होते कि बिजली 24 घंटे आती है।